अभी यहाँ पर एक बात की जा रही है एक पर्टिकुलर फाउंडेशन के बारे में जिसका नाम है गांधी किंग फाउंडेशन। हमारे देश की गवर्नमेंट ने दुनिया भर की ऐसी एनजीओ हैं जो अभी रिसेंटली जिनको बैन किया गया है। 2010 से लेके 2019 तक का गवर्नमेंट के द्वारा 19,000 ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिकली एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट कराना, सरकार के खिलाफ में नेगेटिव नैरेट सेट करना, ऐसी बहुत सारी हरकतें की जाने लगी। आप लोग अपने अच्छे रिलीजन के बारे में अच्छी चीजें बता सकते हैं। आप लोग किसी भी रिलीजन के अगर इंसान है, ये खुद हमारा संविधान बोलता है। अभी यहाँ पर एक बात की जा रही है एक पर्टिकुलर फाउंडेशन के बारे में जिसका नाम है गांधी किंग फाउंडेशन। यहाँ पर इसको लेकर अभी फिर से एफसीआरए जो है ये न्यूज में आ गया है। तो एफसीआरए के बारे में आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है। मैंने कई बार बताया कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने दुनिया भर की ऐसी एनजीओ हैं जो अभी रिसेंटली जिनको बैन किया गया है, उनका डेटा भी मैंने आप लोगों को बताया था। अभी रिसेंटली 2010 से लेके 2019 तक का लगभग 19,000 एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो है वो सरकार के द्वारा कैंसिल किए गए। आखिर इतनी क्या गड़बड़ है इसके अंदर में कि इतने सारे, आप लोग खुद देख लो, 2010 से लेके 2019 तक का गवर्नमेंट के द्वारा 19,000 ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिकली एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये कॉन्टिन्यूसली चला हुआ आ रहा है। आखिर सरकार ऐसा क्यों करती है और ये एफसीआरए है क्या, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। और ये कानून लेकर आया कहां से गया था, ताकि इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों के मन में न रहे, क्योंकि क्वेश्चन बनने वाला टॉपिक है और देश की सिक्योरिटी के बारे में बात निकल कर आती है। तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एफसीआरए क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, एफसीआरए फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मतलब बाहर से अगर हमारे देश के अंदर में कोई पैसा आता है तो उस पैसे को रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सोच के देखो, हमारे देश के अंदर में कोई एनजीओ है, उस एनजीओ जो है उस एनजीओ का नाम है एक्स एनजीओ। ये जो एनजीओ है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहती है कि मैं देश के अंदर में एजुकेशन को प्रमोट करूंगी, उन बच्चों के अंदर में एजुकेशन, उन बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाऊंगी जिन बच्चों के पास में एजुकेशन नहीं है, उनको बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी, उनको बैग्स वगैरह दिए जाएंगे और उनको हेल्प की जाएगी उनकी लर्निंग प्रोसीजर को बढ़ाने में। इस एनजीओ के लिए यहाँ पर अमेरिका से आए, इसके लिए यहाँ पर $1,00,000, इसको $1,00,000 दिए गए कि भाई साहब तुम यहाँ पर बैठकर काम करो अच्छे से। इस एनजीओ ने क्या किया, ये बच्चों की एजुकेशन पे इसने लगाए यहाँ पर 1,00,000 में से ओनली $25,000। बाकी का जो $75,000 है, इसने क्या किया, इसने अनवांटेड काम में यूज करना स्टार्ट कर दिया। देश के अंदर में अशांति फैलाना, देश के अंदर में प्रोटेस्ट कराना, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पैसा दे देना, तो ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर दी। और ये एक तरीका बन गया किसी भी देश के द्वारा किसी भी देश के अंदर में जाकर उस देश को बर्बाद करने का। इसके चलते दुनिया भर की एनजीओ, नाम तो रख दिया एनजीओ भाई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर काम करेंगी गवर्नमेंट के जैसा ही लोगों को फायदा पहुंचाने का। पर रियलिटी में जब ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक करना स्टार्ट किया तो ये भाई साहब अलग ही खेल खेलती यहाँ पर नजर आ रही है। गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट कराना, सरकार के खिलाफ में नेगेटिव नैरेट सेट करना, ऐसी बहुत सारी हरकतें की जाने लगी। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आज की बात है, और ये यहाँ पर सबसे पहले फील किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1976 में। तो उनको लगा यार ये तो बड़ी एक तरीके से खतरनाक चीज हो जा रही है यहाँ पर, क्योंकि 1971 में जब हमारे देश के अंदर में, आप लोगों को पता है, पाकिस्तान को अलग अलग दो टुकड़ों में बांटा गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग निकाल के। उस टाइम पर यहाँ पर आप लोग सिचुएशन को समझ सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बोला गया कि यार कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हैं। आगे देश के अंदर में इमरजेंसी लगी तो सरकार ने यहाँ पर इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहने के लिए तो ये बोलती है कि हम लोग एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोग हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं, इकोनॉमी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पर लेकिन उसके अलावा भी वो कई सारे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ये काम कर नहीं रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ये कई सारे रिलीजियस मैटर में भी पार्टिसिपेट करते हैं, अपने रिलीजन को प्रमोट करना, प्रोपोगेट करना। अभी आप लोगों ने देखा ना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर कोई भी अपने रिलीजन को जबरदस्ती किसी के ऊपर में थोपता हुआ पाया जाता है या पाई जाती है, उस पर्टिकुलर पर्सन को उम्र कैद की सजा होगी, यानी कि लाइफ टर्म इंप्रिजनमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये डिसीजन अभी लिया गया सरकार के द्वारा। और एफआईआर भी यहाँ पर यह है कि पहले तो घर वाला ही कर सकता था, अब कोई भी अगर एफआईआर कर देगा तो ये देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, इनको पार्ट थर्ड में रखा गया है। और पार्ट थर्ड में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आप लोगों के लिए क्या है, वो आप लोग के धर्म यानी कि रिलीजन को फॉलो करने के अधिकार है। अगर कोई अपने धर्म का प्रचार करता है, यानी कि अपने रिलीजन एक्टिविटी को दूसरों को बताता है, उसकी अच्छाइयां गिनाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने अच्छे रिलीजन के बारे में अच्छी चीजें बता सकते हैं। आप लोग किसी भी रिलीजन के अगर इंसान है, ये खुद हमारा संविधान बोलता है।
पर लेकिन आप लोग अपने रिलीजन को किसी के ऊपर में थोप नहीं सकते कि तू मेरे साथ में शादी कर ले और अब मेरे धर्म में कन्वर्ट हो जा। तो ऐसा आप लोग नहीं कर सकते, तो ये गलत है। इसके लिए हमारा ना तो संविधान अलाउ करता है और अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसी के लिए यहाँ पर कानून बनाए हैं, ताकि कोई रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट तो कर सके, पर किसी के ऊपर में थोप ना सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर पहले 1984 में इसको लेकर आया गया, 1976 में, और फिर आगे चलकर ट्रैक रखने के लिए लाया गया था कि बाहर से अगर कोई भी पैसा दे रहा है, तो उसका ट्रैक कैसे रखा जाए। फॉरेन जो डोनेशन के नाम पर पैसा आ रहा है, कि भाई साहब वो आ कहाँ से रहा है और खर्च कहाँ किया जा रहा है हर साल, उसके बारे में ध्यान रखना स्टार्ट किया। फिर क्या किया, यहाँ से चीजें सुधरी नहीं, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि नॉन प्रॉफिट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको रजिस्टर करना है बिफोर रिसीविंग फॉरेन फंड। ठीक है, और ये फंड को जो है किसी नॉन रजिस्टर एनजीओ के फेवर में ले जा नहीं सकते। मतलब मैंने बोला कि भाई साहब मुझे बाहर से फंड मिला है, और ये जो फंड है ये फंड देश के अंदर में पेड़ लगाने के लिए मिला है, ट्री लगाने के लिए, और मैं बोलूं कि यार इस फंड को पेड़ लगाने के लिए नहीं, मैं तो बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये अलग बात है कि ये भी काम अच्छा है और ये भी काम अच्छा है, पर लेकिन आपको जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए फंड मिला है उसी पर्पज के लिए आप लोग इस फंड का इस्तेमाल करोगे, ये बातें यहां पर बोली गई है। तो ऐसा नहीं कि किसी और पर्पज के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आज ये एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर सरकार ने अलाउ कर दिया तो एजुकेशन को छोड़कर हो सकता है कि भाई साहब ये किसी और पर्पज के लिए जैसे यूज होने लगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या हो रहा है। तो अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, तो ऐसी हरकतों को रोकने के लिए यहां पर काम किया गया। और फिर जब देखा कि अभी भी चीजें सुधर नहीं रही है, तो 2010 में इसके अंदर में अमेंडमेंट किया गया और स्ट्रिक्ट प्रोविजन इसके अंदर में लाए गए, ताकि फॉरेन यानी कि बाहर से अगर कोई भी फंड आ रहा है तो उसके लिए इन्होंने और ज्यादा उसको रेगुलेट करने की बात की गई। रेगुलेट करने की चेंजेस क्या किए गए, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी इन्होंने कर दी। पहले यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके से रिड्यूस किया गया कि रजिस्ट्रेशन जो है इनको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो यहां पर इसको पहले तो परमानेंट टाइप में चीजें चल रही थी कि भाई एक बार ले लो आप लोग रजिस्ट्रेशन और लाइफ को एंजॉय करते रहो। अब इन्होंने क्या किया, इसको 5 साल के लिए कर दिया, यानी कि आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन जो है हर 5 साल में रिन्यू कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई साहब आप लोग गवर्नमेंट के दामाद बन गए, एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया और फिर जो भी हरकतें चाहो तुम करते रहो। तो उन हरकतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके की एक्टिविटी को चेक करने के लिए, इन्होंने साफ साफ यहां पर बोला कि अब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है हर 5 साल में चेक किया जाएगा। और ओनली 50% ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कुड बी यूज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। मतलब जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पर कि भाई बाहर से पैसा मिला कि भाई देश के अंदर में पेड़ लगा दो, जगह जगह हम लोगों ने पेड़ लगाने स्टार्ट किए। इसके अलावा क्या लगा, जो पेड़ लगे पता चला आया बाहर से 1 लाख रुपया, और भाई साहब यहाँ पर क्या किया गया, उस 1 लाख में से 50,000 के तो आप लोग पेड़ लगा लो। ठीक है, पर लेकिन 50,000 रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए खर्च कर सकते हो। मतलब क्या है, मतलब ये कि उस पेड़ को खरीदा भी जाएगा कहीं से, उस खरीदने के बाद में उस पेड़ को पहुंचाया भी जाएगा, जो लोग पेड़ को लेकर जाएंगे वहां पे गाड़ी का भी कुछ खर्चा आएगा, उसमें जो सैंपलिंग रख के जाएगी, जो बच्चे उन पेड़ को लगाओगे वो पेड़ लगाते लगाते वहां पर कुछ बच्चे पूरे दिन काम करेंगे, तो भाई उनको खाना पीने की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, थोड़ा बहुत खर्चा पानी वो वहां पर उनको चाहिएगा यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं। ठीक है, आप लोग खुद देखो, ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इतने बड़े बड़े कंपेन चलाती है, ये बाइक पे गाड़ी में घूमते हैं, इतने होर्डिंग लगाते हैं, एक तरीके की टी शर्ट पहन के घूमते हैं, तो ये कहीं से फ्री में थोड़ी ना आ जाता है ये, यहाँ पर इसके लिए कहीं ना कहीं तो फंड जा रहा होगा। भाई इतनी सारे आप लोग पंपलेट प्रिंट कर रहे हो, इतने बड़े बड़े झंडे आप लोग लगा रहे हो, गाड़ियां लेकर घूम रहे हो, पानी से तो चलती नहीं है वो सारी की सारी। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहे हो भाई साहब ये सारी, तो उसके लिए खर्चा लगता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाता है यहाँ पर। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है यहाँ पर। तो ये ऐसा प्रोविजन पहले नहीं था, जब यहाँ पर 1976 में इसको लेकर आया गया, तो ये प्रोविजन इसके अंदर में नया नया ताजा ताजा ऐड किया गया, ताकि यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके, फंड को थोड़ा सा रेगुलेट किया जा सके और इस फंड को सिस्टमेटिक वे में यूटिलाइज किया जा सके। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि पहले जिस तरीके से फंड को यूज करने की आजादी थी, उस फंड को अब यूज करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रेगुलेशन लगा दिया, और इसकी वजह से कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर और देखने को मिली। मतलब इसका फायदा है कि भाई साहब जो एफसीआरए है उसके अंदर में अगर कुछ फंड आप लोग ले रहे हो, तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा बच्चों के लिए या फिर जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए उसी के लिए यूज करो, पता चला तुम मजा लेने में उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारा चेंजेस यहाँ पर लेकर आया गया। तो मतलब कहने का ये कि ये फंड जब 1976 में लेकर आया गया था, तब से इसको ये रेगुलेट करते करते आगे बढ़े, और आज की डेट में इसका रेगुलेशन इतने लेवल पर हो चुका है कि अब आप लोग प्रॉपर इसको देख सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं, अब यहां पर आ जाइए। आप लोगों को देखा पहले कोई भी कमांड नहीं थी, अब आता हूं 2020 के अंदर में। अब यहां पर पहले 10 साल पहले इसके अंदर में चेंज किया गया, फिर यहां पर 2020 में इसके अंदर में फिर से चेंज किया गया। अब क्या किया गया,
अब एफसीआरए के अंदर में और अच्छे से उसको रिडिफाइन कर देगा, उसकी टर्म एंड कंडीशन और किस तरीके से फंड का यूटिलाइज करना है। अब ये 50% इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए तुम खर्च कर पा रहे थे, अब इनको लगा 50% भी ज्यादा है। मान लीजिए किसी को 100 रुपए मिले हैं, ठीक है, फंड में, अब उसने 50 रुपए तो खर्च कर दिए काम करने में, 50 रुपए अपने ऊपर खर्च कर दिए, तो ये एक तरीके से छोटा अमाउंट लग रहा है। पर सोच के देखो किसी को 10 करोड़ रुपए मिल गए हैं। अब सोच के देखो, उसने 5 करोड़ रुपए तो काम में खर्च कर दिए और 5 करोड़ रुपए अपने ऊपर खर्च कर दिए, तो कितना बड़ा अमाउंट हो गया यहाँ पर। तो इसलिए बोला गया कि अब जो ये अमाउंट है जो 50% एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए खर्च कर रहे थे, अब इस 50% को भी घटाकर 20% कर दो। और इसी के ऊपर में अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि रिसेंटली जो अभी हमारे देश के अंदर में एफसीआरए के अंदर में जो अमेंडमेंट किया गया है, उसके अंदर में जो 50% एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा करने की जो एक कैपेसिटी थी, उसको अभी कितना रिड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर उसमें ऑप्शन आप लोगों के दे रखे थे, तो याद रखना अब इसको रिड्यूस कर कर आप लोगों के लिए क्या कर दिया गया, इसको यहाँ पर 20% कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए 20% से ज्यादा है, अब आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये 2020 के अंदर में अभी यहाँ पर जो नया अमेंडमेंट लेकर आया गया, तो उसके अंदर में यहाँ पर ये नया चेंज करके इनके द्वारा लेकर आया गया। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि ये लिमिट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए, ताकि ये और अच्छे लेवल पर उसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सके जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए ये पैसा इनको मिला है। ऐसा नहीं कि अपनी अय्यासीगिरी में इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है कोई इंसान और फालतू में इधर उधर यहाँ पर लगा रहा है। तो ये चीजें देखने को मिली इसी के साथ में। एक सेकंड यार, सॉरी। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जिसको लेकर बार बार बवाल होता है कि यार जो ये एफसीआरए फंड का रजिस्ट्रेशन है, सारा काम होता है, ये दिल्ली के अंदर में एसबीआई की ब्रांच है, वहीं पर ही इनको अपना अकाउंट खुलवाना है, वहीं पर इनको सारा पैसा लेना पड़ेगा। आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? भाई तुम दिल्ली के अंदर ही कोई ब्रांच होगी, उसी ब्रांच में तुम अपना सारा पैसा लोगे, इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे ये रीजन था कि पता चला देश के अंदर में दुनिया भर के बैंक है, कोई कहीं अकाउंट खुलवा रहा है, कोई कहीं अकाउंट खुलवा रहा है, कोई किसी बैंक में अकाउंट खुलवा रहा है। तो इसके चलते इन्होंने क्या किया, अभी इसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने यहां पर बोल दिया कि दिल्ली की ब्रांच में ही तुम अपना अकाउंट खुलवाओगे, ताकि कम से कम ट्रेस तो किया जा सके कि पैसा आ कहां से रहा है, वरना सारे बैंक खंगालने पड़ेंगे। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बैंक अकाउंट है, इतनी सारी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, कैसे चेक करेंगे भाई किसको पैसा कहां से मिल गया है, कहां कहां कौन कौन पैसा ले रहा है, बाहर से कहां कहां पर आ रहा है। एक ही ब्रांच रहेगी, एक ही जगह सारा काम रहेगा। वो एक ही नहीं, मॉल में जाओ वहीं पे खाना खा लो, वहीं पे अपना कपड़े खरीद लो, वहीं पर बर्तन खरीद लो, वहीं पर मूवी देख लो, वहीं पर सारे काम निपट जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही ब्रांच के अंदर में अगर रहेगा तो यहाँ पर चीजें अच्छी रहेंगी। तो इसलिए प्रोविजन ऑफ द फंड ट्रांसफर ये काम किया गया। डायरेक्ट और सिंगल बैंक के बारे में मैंने बात की, एक तो एक सिंगल बैंक आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो भी सिंगल अकाउंट के अंदर में, और ये एसबीआई की न्यू दिल्ली ब्रांच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग एनजीओ बनाते हो, बाहर से पैसा लेते हो, कहीं पर भी आप लोग अपना अकाउंट नहीं खुलवाओगे। ये बकायदा एक रिस्ट्रिक्शन आप लोग बोल सकते हो, या फिर एक तरीके से इसको पॉजिटिव चीज बोल सकते हो कि कम से कम गवर्नमेंट की नजर रहेगी। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, बैंक अकाउंट सारी डिटेल्स कैसे कैसे किस मैनर में क्या क्या चीजें चल रही है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी किसी का भी आधार कार्ड लगाकर कुछ भी कर सकते हो। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अरे हाँ, एक बड़ी तकड़ी एक चीज मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, एक बार तो मन कर रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दो। अभी मुझे कल जो है एक कॉल आती है और वो बोलती है कि आपका नाम ये है, मैंने कहा हाँ, ये आपका मोबाइल नंबर है, मैंने कहा हाँ, आपने कोई मतलब मुंबई से मैंने कोई पार्सल भेजा है सिंगापुर, और सिंगापुर जो पार्सल भेजा है उस पार्सल का नंबर ये है, मतलब उसको भेजने की कोशिश की गई है। उसके अंदर में 4 एप्पल के लैपटॉप, उसके अंदर में 2 एप्पल के मोबाइल, और उसके अंदर में कई सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट है, और वो कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है और कस्टम डिपार्टमेंट ने उसको सीज कर दिया गया है। आपके पास में जल्दी ही कस्टम डिपार्टमेंट का एक नोटिस आएगा, तो आपको उसके लिए जो है कस्टम डिपार्टमेंट से जाकर मिलना पड़ेगा, क्योंकि आपका पार्सल सीज कर दिया गया है। और वो जो कॉल है ये फैड सर्विस जो करके एक मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पर जो सर्विस प्रोवाइड कराती है उसका ये कॉल है। और यहाँ पर उसने ऐसा नहीं कि कॉल डायरेक्ट किया, उस मेरे पास में पहले मैसेज आया कि आपका पार्सल सीज कर दिया गया। तो मुझे लगा कि यार नॉर्मली सिंगापुर से आ रहा था, तो उसमें मैंने पूरा मैसेज प्रॉपर पढ़ा नहीं कि सिंगापुर टू मुंबई। तो सिंगापुर से नॉर्मली कुछ भी चीजें आती हैं तो वो यूट्यूब सेंड करता है,
मुझे लगा यार यूट्यूब ने कुछ प्ले बटन वगैरह वो सारी चीजें कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें सेंड करता रहता है, मुझे लगा यार यूट्यूब का कुछ आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ट्रस्ट कर गया उसके ऊपर में, तो मैंने कहा यूट्यूब का होगा, वो भेजते रहते हैं इस तरीके से। तो मैंने कहा जी हाँ। तो फिर जब मैंने पूरा पूछा उससे, तो कह रहा कि आ नहीं रहा है, आपने भेजा है किसी को। मतलब मेरा आधार कार्ड इस्तेमाल करके, मेरा मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर कर कोई मेरे नाम से किसी और को ट्रांसफर कर रहा है ये सारा सामान। तो सीज क्या हो रहा है, यूज क्या हो रहा है, मेरा आधार नंबर। अब कहां से मिलते हैं सारे, मान लीजिए आप लोग आज के डेट में किसी को भी अपना आधार नंबर शेयर कर देते हो बेसिकली एक तरीके से ना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे फोटोकॉपी की दुकान पर गए तो वहां पर आधार नंबर आप लोगों ने उसको कहा कि फोटोकॉपी कर दे। वो क्या करते हैं, एक के साथ में दूसरी फोटोकॉपी करके रख ली उन्होंने, ठीक है। आपका एक तरीके से कई बार क्या करते हैं, आपका मोबाइल नंबर पूछ लेते हैं, तो आपका डेटा फिर कई जगह वो शेयर करते हुए नजर आते हैं। उस डेटा को बेचकर वो पैसा कमाते हैं, उनको तो एक डेटा के 2-4 रुपए मिल जाते हैं, पर इसके चक्कर में दूसरी चीजें बर्बाद हो जाती हैं। फिर उन्होंने क्या किया, मैंने कहा अभी सॉल्यूशन क्या है इसका, मुझे कैसे रिमूव करना है इसको। तो उन्होंने बोला कि अभी आप जो है, आपकी जो कॉल है हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं साइबर डिपार्टमेंट के पास में, तो आपको वो गाइड करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे उसने ये बात बोली तो फिर मुझे थोड़ा सा मैं खनक गया। मैंने कहा यार नॉर्मली अगर कॉल ट्रांसफर होती है तो इंटरनली ट्रांसफर होती है मैक्सिमम कॉल। अगर एक कंपनी में आप लोग कॉल कर रहे हो तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे आप लोग नहीं कर सकते कि आप लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कॉल ट्रांसफर कर दे। ये ध्यान रखना, ये चीजें छोटी छोटी सी मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। उन्होंने बोला साइबर डिपार्टमेंट में कॉल ट्रांसफर करें। मैंने कहा तुम सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हो बेसिकली एक कोरियर सर्विस, तुम साइबर डिपार्टमेंट में मेरी कॉल कैसे ट्रांसफर कर दोगे यार। मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है तुम करो यार ट्रांसफर। तो जो बंदा सामने बैठा है वो इस तरीके से बात कर रहा है, जो वेल ट्रेंड पूरा, एक तो एक भी शब्द वो बंदा इंग्लिश में नहीं बोल रहा है। हमारी लगभग आधे घंटे बात हुई, आधे घंटे में उस बंदे के मुंह से एक भी शब्द इंग्लिश का नहीं निकला, ठीक है। इतना ट्रेंड बंदा वो। इसी के साथ में वो मुझे कैसे कह रहा है कि आपको इतनी भी अकल नहीं है कि किसी को अपना डेटा शेयर कर देते हैं, ऐसे कैसे आपने कर दिया। तो मैं समझ में तो मुझे पहले आ गया था कि जब उसने कॉल ट्रांसफर की, मैंने कैसे कॉल ट्रांसफर कर दी। तो फिर जब उससे बात करा तो मैं जानना चाह रहा था थोड़ा सा। तो उस तरीके से जब मैंने उससे बातें की तो मुझे पूरी की पूरी जब इन्फॉर्मेशन पता चली, मैं आराम से सुनता रहा। उसने कहा कि आप क्या करो, अपने मोबाइल में स्काइप जो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लो, और फिर अपना वेरिफिकेशन आप जो है, आप कहीं पर भी हो, आप अपना वेरिफिकेशन जो है यहाँ पर आकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन कर दो। तो भाई साहब जब उसने आराम आराम से, मतलब कहीं पर भी ये फील नहीं होने दिया कि भाई वो एक एक तरीके से कोई नॉर्मल आदमी था, इतना ट्रेंड बंदा वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा था। पर क्योंकि मैं डेली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताता रहता हूँ, थोड़ी देर के लिए जो कोरियर सर्विस था उससे तो मुझे लगा था कि मैंने कहा हाँ यार कुछ यूट्यूब ने भेजा होगा। पर लेकिन जैसे उसने कॉल ट्रांसफर करने की बात की और वो साइबर ऑफिसर आकर बैठा और उसने बात करनी स्टार्ट की, और फिर जिस तरीके से वो बात कर रहा था, अगर नॉर्मल इंसान को इसकी बातें सुनेगा तो भाई साहब उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। आई वॉज सो सरप्राइज कि मैंने कहा ये बंदा इस तरीके के इतने लेवल पर ये बंदा जो है मतलब ट्रेन है जिसकी कुछ हद नहीं है। मैं इतना सरप्राइज था उस चीज को सुन के। मतलब मैं ये सोच रहा था कि मैंने किसी नॉर्मल इंसान को अगर ये कॉल कर लेता, वो नॉर्मल इंसान इतना हड़बड़ा जाता, उसको भी शक हो गया थोड़ा सा, क्योंकि जैसे वो मेरे से बात कर रहा था तो उसको फील ही नहीं हुआ कि मतलब नहीं थोड़ा सा मैं एक डर रहा हूं, या फिर मैं उसको बोला सर अब क्या करना है, सर सर मेरा वो कर लीजिए, मतलब थोड़ा इंसान घबरा जाता है। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल बात करूँ तो उसको भी थोड़ा शक हो गया बीच में बातें करते करते, क्योंकि मैं उससे क्वेश्चनिंग कर रहा हूं। मैं उससे ये नहीं कि मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि हाँ यार मुझे बचा लो और कैसे हो गया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो पता भी नहीं कैसे हो गया ये। तो इससे क्या होता है, सामने वाला जो होता है ये थोड़ा सा इस चीज को जो रेगुलर ये काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कोई भी इस तरीके की कॉल आए कहीं से भी आए, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को भी शेयर कर देना। क्योंकि किसी भी इंसान के साथ में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक शॉर्ट वीडियो, एक आईएएस के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा दिए। सोचो एक आईएएस ऑफिसर, वो उसको ठग के चले गए। अब सोच के देखो आईएएस ऑफिसर किस लेवल का इंसान होता है, कितने प्रोसीजर से होकर गुजर जाता है। तो जब उस इंसान का बेवकूफ वो बना सकते हैं, तो क्या वो आप लोगों का बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोग कहता हूं जो भी चीजें आप लोग सुनते हो, जो भी चीजें आप लोग समझते हो, मेरे से आप लोग जानते हो ये चीजें, ये सारी चीजें ये दूसरों के साथ में जरूर डिस्कस किया करो ताकि इन चीजों को रोका जा सके। वरना कल को चलकर भाई साहब एक 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए ऐसे उड़ाते हैं अकाउंट में से जैसे उनको लगता है उनके बाप की कमाई है। और भाई साहब जो इंसान जो जोड़ जोड़ कर बेचारा मेहनत अपनी हड्डियां घिसा घुसा कर वहां पर काम कर रहा है, उसकी जिंदगी कमाई चली जाती है। तो इसलिए आधार कार्ड मैंडेटरी यहाँ पर इन्होंने किया ये सारी चीजें, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया 20 से लेके 50, ये 50 से लेके 20 तक का ये चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको थोड़ा समझोगे। तो यहाँ पर ये सारी एक तरीके की ऐसी बातें मैं आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लो, ठीक है। और यहाँ पर कल को चलकर किसी के साथ में कुछ दिक्कत ना हो जाए।
तो रिक्वेस्ट है कि अपने तक मत रखा करो यार ये बातें, ठीक है, खासकर अपने मम्मी पापा के साथ में तो एटलीस्ट शेयर कर ही दिया करो, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं यहाँ पर। अभी बात की जा रही है क्रिटिसिज्म की। अब यहाँ पर अब देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब सरकार अपना काम कर रही है, देश को बचाने के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए सारी काम कर रही है, पर लेकिन सरकार कितने हद तक सही है ये भी तो सोचने वाली बात है। कई बार सरकार क्या करती है, अपने द्वारा कोई हरकतें करेगी और भाई साहब उसकी हरकतों के खिलाफ अगर कोई एनजीओ आवाज उठाएगी तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगी। तो आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शन बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं, यानी कि सरकार ये कहती है कि मेरे खिलाफ तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हो गई। तो यहाँ पर इसके चलते सरकार क्या करती है, वो यहाँ पर मनमाने तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना स्टार्ट करती है, ठीक है। नॉन शेयरिंग ऑफ द फंड की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बंद हो रही है, उनका जो है रिन्यू नहीं किया जा रहा है उनका, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ उन्होंने कुछ बोल दिया, उन्होंने सरकार के खिलाफ में कुछ ट्वीट कर दिया, तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल गई। तो इस तरीके से इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है। कई बार यहाँ पर डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट को लेकर उसको लिंक करवाओ, उसको ये करो वो करो, मतलब बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर कई बार क्या करते हैं, उनको परेशान करते हैं, ठीक है। कई बार है आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने क्या किया, अभी इसी को तो लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाली स्कीम थी उसको क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ठंडे बस्ते में डाला, इसलिए डाला कि जो सरकार क्या कर रही है कि भाई साहब किसी भी कंपनी को जाकर पकड़ ले रही है और वो कंपनी को जाकर बोलेगी तुम गलत काम कर रहे हो। हाँ, कंपनी ने कहा कि मैं गलत काम कर रही हूँ, अच्छा ठीक है गलत काम करो, ठीक है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 500 करोड़ रुपए डाल दो, तुम्हारे गलत काम जो है सारे सही काम हो जाएंगे। तो सरकार ने क्या काम कर दिया, दुनिया भर की कंपनी से पैसा लेना स्टार्ट कर दिया अपनी पावर का इस्तेमाल कर। तो कानून का दुरुपयोग होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऑपरेशन जो एनजीओ के चल रहे हैं यहाँ पर, उनको दिक्कत होने लगी यहाँ पर कि बोल दिया कि ये सारे काम यही करने हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मैटर जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और पेगासस केस वाला आप लोगों को पता है ना, पेगासस वायरस, कि सरकार क्या कर रही है भाई साहब, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अपोजिशन के लीडर, बड़े बड़े बेसिकली आज की डेट में जो लीडर हैं, आज की डेट में कहीं ना कहीं अलग अलग पोजीशन पर बैठे हुए लोग, मतलब हाईएस्ट पोजीशन पर बैठे हुए सबके फोन को ट्रैक कर रखे पेगासस वायरस की वजह से। तो उससे पता चला अब भाई साहब तुम क्या कर रहे हो, हम तो इसलिए कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी हम लोग करना चाहते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जब इतनी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो फिर चीजें समझ में आती है कि अब चीजों को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो यहां से कहीं ना कहीं ये एफसीआरए का इस्तेमाल जो है उसका गलत इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। तो इसको नेगेटिव तरीके से भी देखा जाता है, और सारे काम रहते किसके कंट्रोल में, तो याद रखना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये आप लोगों को लगेगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में, ये आप लोग याद रखना। कल को चलकर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत ही बेसिक सा है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है।